ये कहानी 15 साल के एक ऐसे लड़के की है जिसके गांव को देश के बंटवारे की भनक भी नहीं लगती। इस गांव में कोई अखबार नहीं पहुंचता था। एक दिन गांव में अचानक से भीड़ आ जाती है, जिसके बाद ये लड़का अपने परिवार से बिछड़ जाता है। जब ये अपने परिवार से बिछड़ रहा होता है तब इसके पिता अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं और इससे कहते हैं, भाग मिल्खा भाग। ये कहानी है द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह साहब की, और इस वीडियो के जरिए मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बात करते हैं मिल्खा सिंह जी के जीवन से सीखने वाली 5 बड़ी बातों की। वो कहते थे कि मैं तब तक नहीं रुकता था जब तक मैं अपने पसीने से एक बाल्टी ना भर दूं। मैं खुद को इतना धक्का दूंगा कि अंत में मैं गिर जाऊंगा और मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। मैं भगवान से मुझे बचाने के लिए प्रार्थना करूंगा और वादा करूंगा कि भविष्य में और सावधान रहूंगा, और मुझे मौका मिला तब मैं इसे फिर से करना चाहूंगा, क्योंकि मैं सबसे तेज रनर बनना चाहूंगा। तो आइए बात करते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम मिल्खा सिंह। आप देख रहे हैं सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे लर्निंग सीरीज। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। सबसे पहली बात जो कि मिल्खा सिंह साहब के जीवन से सीखनी चाहिए वो है फाइट बैक। इस कहानी को शुरुआत से शुरू करते हैं। बंटवारे के वक्त मिल्खा सिंह साहब 15 साल के थे। उनका जो गांव था कोट अड्डू मुल्तान के पास में एक दूर के इलाके में था। वहां न्यूज़पेपर नहीं आता था। लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि कब इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो गए। कोई भी पॉलिटिकल उथल पुथल होती थी, उनको कोई जानकारी नहीं मिलती थी। इन्हें तब पता चलता था जब इनके गांव का कोई व्यक्ति शहर जाता था सामान खरीदने के लिए, तो उसे देश दुनिया के बारे में जानकारी मिलती थी। अचानक से एक दिन इनके गांव में बाहर से भीड़ पहुंचती है और दंगे शुरू हो जाते हैं। लोगों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। लोग बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन वो भीड़ जो थी और ज्यादा संख्या में आती है। भारी गोलीबारी होती है। मिल्खा सिंह जो है छिपने की कोशिश में लगे होते हैं। उनके पिता की गर्दन पर तलवार से वार होता है। जमीन पर गिर जाते हैं, आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं और बेटे से कहते हैं, भाग मिल्खा भाग। मिल्खा सिंह जी के सामने उस वक्त उनका पूरा परिवार जो था वो खत्म हो चुका था, लेकिन मिल्खा सिंह ने अपने पिता को अंतिम समय में भी बहादुरी से लड़ते देखा था। जिसके बाद वो खुद को समेटते हैं, सिचुएशन से लड़ते हैं। उनके पिता ने जो कहा था ना, भाग मिल्खा भाग, उसके बाद वो ऐसा भागते हैं कि उनका बनाया जो रिकॉर्ड है वो 40 साल तक कायम रहता है। मिल्खा सिंह वहां से निकलते हैं, एक जंगल में पहुंचते हैं, पूरी रात वहां बिताते हैं। उन्हें लगता है कि पूरे परिवार को खो चुके हैं, लेकिन अगली सुबह दिल्ली के लिए ट्रेन लेते हैं। बाकी पैसेंजर्स की मदद से महिलाओं के कंपार्टमेंट में जाकर के छुपते हैं। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं और तब वो हजारों जो शरणार्थी थे उनके साथ करीब 3 हफ्ते तक रेलवे स्टेशन पर रहते हैं। ये वो समय था जब पैंडेमिक फैला हुआ था, हैजा फैला हुआ था। उनकी जिंदगी में तब एक हल्की सी रोशनी आती है जब स्टेशन के लाउड स्पीकर पर कुछ लोगों के नाम पुकारे जाते हैं, तो उन्हें मालूम चलता है कि उनकी बहन जिंदा है। दोनों बहन भाई फिर से पुराने किले के जो शरणार्थी शिविर थे, जो रेफ्यूजी कैंप था, उसकी तरफ जाते हैं। मिल्खा सिंह बहुत मेहनत करते हैं, यहाँ तक कि 10 रुपए महीने की तनख्वाह पर एक दुकान में सफाई का काम करते हैं। स्कूल में 9th क्लास में एडमिशन लेते हैं, लेकिन फिर वो जीवन का संघर्ष जो था वो पढ़ाई के आड़े आ जाता है। एक बार तो मिल्खा सिंह जी को सिर्फ इसलिए पकड़ लिया गया था क्योंकि वो बिना टिकट जो है ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। बेल के लिए उनकी बहन को जेवर तक बेचने पड़े थे। इतना संघर्ष किया लेकिन हार नहीं मानी, जीवन के तमाम स्ट्रगल से लड़ते चले गए। दूसरी बात जो सीखने को मिलती है मिल्खा सिंह साहब की लाइफ से वो है हंगर, भूख। भूख होनी बहुत जरूरी है अगर आपको सक्सेसफुल बनना है। मिल्खा सिंह साहब की लाइफ में तो दोनों तरीके की भूख थी, सक्सेसफुल भी बनना था और असल जिंदगी में भी जो पेट वाली भूख है वो भी शांत नहीं हो रही थी, ज्यादा खाने पीने को मिलता नहीं था। वो कहते हैं 1951 में भारतीय सेना में शामिल तो हो गया था, लेकिन सेना में खिलाड़ियों को जो एक्स्ट्रा खुराक मिलती थी उसके लालच में मैं लंबी दूरी की दौड़ के लिए तैयार हो गया कि भैया इसमें शामिल होऊंगा। 1 गिलास दूध के लिए सेना की दौड़ में उन्होंने हिस्सा लिया। बड़ा मजेदार किस्सा। वो कहते हैं कि आर्मी ज्वाइन करने के बाद 15 दिन के लगभग बीते थे कि एक दौड़ जो है उसका आयोजन हुआ और एथलेटिक्स ट्रेनिंग के लिए 10 जवान उसमें चुने जाने थे। मैंने रेस शुरू की तो मेरे पेट में दर्द होने लगा, फिर मैं रुकता, आधा मील दौड़ा था, फिर रुकता, फिर दौड़ने लगता, फिर रुकता, रुकते दौड़ते चलते चलते फाइनली वो मैंने रेस कंप्लीट की और 500 लोगों में मैं नंबर 6 पर आ गया। और वहीं से उनके लिए वो दरवाजा जो था सेना में स्पोर्ट्स का वो खुल गया। 1958 में मिल्खा सिंह साहब देश के पहले इंडिविजुअल एथलेटिक बने थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था और ये रिकॉर्ड 2010 तक ये सम्मान पाने वाले वो अकेले भारतीय रहे।
1958 में जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और सरकार ने खेलों में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा था। लगातार 3 ओलंपिक्स में मिल्खा सिंह साहब ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। उनकी कहानी बताती है कि अगर भूख है तो आप सक्सेसफुल जरूर बनोगे, आप उस भूख के लिए, उसको शांत करने के लिए मेहनत जरूर करोगे। तीसरी बात जो मिल्खा सिंह साहब के जीवन से सीखने को मिलती है, पीछे पलट के मत देखो, डोंट लुक बैक। मिल्खा सिंह साहब की ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें आपको समझ में आएगा कि कई बार दिल टूटने की जो कहानियां होती हैं वो जीतने की कहानियों से भी ज्यादा ताकतवर होती हैं। रोम ओलंपिक्स में जाने से 2 साल पहले से ही लोगों को लगने लगा था कि मिल्खा सिंह साहब जो हैं इस बार गोल्ड मेडल जीत कर लाएंगे। वर्ल्ड लेवल का उन्हें एथलीट माना जाने लगा था क्योंकि उन्होंने कार्डिफ कॉमनवेल्थ गेम्स में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे मेल स्पेंस, उनको हरा करके गोल्ड मेडल जीता था। और यहाँ तक कि जो इंडियन एथलेटिक्स टीम के कोच थे उनको भी विश्वास था कि मिल्खा इस बार मेडल पक्का लेकर के आएंगे। मिल्खा सिंह साहब ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने ओलंपिक्स में, रोम ओलंपिक्स में जाने से पहले दुनिया भर में लगभग 80 जो दौड़ थी उनमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। 77 मैंने अपने नाम की थी, एक रिकॉर्ड बन गया था और सारी दुनिया को लग रही थी कि 400 मीटर की रेस में अगर कोई जीतेगा तो वो इंडिया का मिल्खा सिंह होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आमतौर पर जो सेमीफाइनल की रेस होती थी उसके अगले दिन ही फाइनल की रेस होती थी, लेकिन 1960 के जो रोम ओलंपिक्स थे उसमें 400 मीटर की जो फाइनल रेस थी वो 2 दिन के बाद हुई थी। और ये जो 2 दिन का ज़्यादा समय मिल गया, इसमें मिल्खा सिंह साहब बहुत ज़्यादा नर्वसनेस ने उनको घेर लिया, बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गए और इतने नर्वस हो गए कि अपने ही कमरे में वो तेज़ तेज़ कदमों से चलने लग गए। वो कहते थे कि मैं 250 मीटर तक उस रेस को लीड कर रहा था, तब मेरे दिल में ख्याल आया कि मिल्खा सिंह आप इतनी तेज़ दौड़ रहे हैं, हो सकता है कि आप इस दौड़ को पूरा ना कर पाएं। जिस स्पीड से मैं दौड़ रहा था उसे मैंने थोड़ा सा कम किया और जब मैंने आखिरी कर्व ख़त्म किया तो मैं जब आखिरी के 100 मीटर बचे थे तब मैंने देखा कि 3-4 लड़के जो मुझसे पीछे दौड़ रहे थे वो मुझसे आगे निकल गए। और वो कहते हैं कि वो थोड़ा ज़्यादा आगे निकल गए इसलिए उन्हें पकड़ पाना मुश्किल हो गया था। उस दिन गलती ये हुई कि मैंने पीछे पलट करके देख लिया था कि कितना पीछे चल रहे हैं, कितना पीछे दौड़ रहे हैं। अगर वो गलती नहीं होती तो शायद उस दिन इतिहास बन जाता। वो कहते हैं कि स्प्लिट सेकंड के लिए मैंने पीछे आ रहे जो मेरे कॉम्पिटिटर थे उनको देखने की कोशिश की और मेरा जो फ्लो था वो टूट गया। और मिल्खा सिंह साहब ने खुद बताया था कि मेरी आदत पड़ चुकी थी कि चाहे एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ हो, मैं पीछे मुड़ करके देखता ज़रूर था कि जो एथलीट है, जो कॉम्पिटिटर है, वो कितना पीछे दौड़ रहा है। रोम ओलंपिक्स में भी मैंने गलती की जिससे बहुत फ़र्क पड़ गया। 1960 के ओलंपिक्स में मिल्खा सिंह साहब इंडिया के लिए मेडल नहीं जीत पाए, नंबर 4 पर आए। लेकिन उनकी कहानी बताती है कि ज़्यादा भी पीछे मुड़कर के बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है, आगे भी देखना आवश्यक होता है। चौथी कहानी और चौथी लर्निंग जो है वो है परफॉर्मेंस इज द ओनली ऑप्शन। जीवन में सिर्फ एकमात्र ऑप्शन बचता है अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, वो है आपका प्रदर्शन, आपकी परफॉर्मेंस। मिल्खा सिंह साहब, जैसा मैंने बताया कि कार्डिफ जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे उसमें उन्होंने मैल्कम स्पेंस को, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर था, उस एथलीट को हराया था, गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। वो कहानी इतनी आसान नहीं है। मिल्खा सिंह साहब जब वो रेस होने वाली थी उसकी एक रात पहले पूरी रात सो नहीं सके थे। वो कहते हैं कि अगले दिन 440 यार्ड की रेस थी, फाइनल 4 बजे था। कहते हैं सुबह सुबह मैं जगा, मैंने अपनी नसों को आराम देने के लिए टब में गर्म पानी से स्नान किया, नाश्ता किया, वापस मैं सोने चला गया। दोपहर में जब जगा तो मैंने हल्का भोजन किया, ज़्यादा नहीं खाया कि कहीं परफॉर्मेंस पर असर ना पड़े। वो कहते हैं 1 बजे मैंने कंघा किया, अपने लंबे बालों के जूड़े को सफ़ेद रुमाल से कवर किया, अपने जो स्पाइक जूते थे, छोटा टॉवल था, एक कंघा था, ग्लूकोज का एक पैकेट था, ये सब मैंने अपने बैग में रखा, ट्रैक सूट पहना और मैं तैयार हुआ। उस दिन मैंने सबको याद किया, परमात्मा को प्रणाम किया, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी, भगवान शिव जी को याद किया। कहते हैं कि एक एक क्षण मुझे उस दिन का याद है। मेरी टीम के जो साथी थे मेरा इंतज़ार कर रहे थे बस में। जब मैं जाकर के अपनी सीट पर बैठा तो उन्होंने मुझसे मजाक किया कि आज तू थोड़ा ऑफ कलर लग रहा है। एक ने पूछा क्या बात है, खुश नहीं लग रहे हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मेरा मन थोड़ा सा हल्का हो गया। मुझे नर्वस देख करके जो मेरे कोच थे डॉक्टर हावर्ड, वो मेरे पास में आकर के बैठ कर कहने लगे कि आज की जो रेस है या तो ये तुम्हें कुछ बना देगी या फिर ये तुम्हें बर्बाद कर देगी, लेकिन अगर तुम मेरी टिप्स को फॉलो करोगे तो तुम मैल्कम स्पेंस को हरा दोगे, तुम कमाल कर सकते हो। मिल्खा कहते हैं इससे मेरी हिम्मत बढ़ गई थी। स्टेडियम पहुंचा तो सीधा ड्रेसिंग रूम में गया, थोड़ी देर लेट गया, ऐसा लगा कि शायद मुझे हल्का बुखार। फिर से डॉक्टर हावर्ड आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे बच्चों तैयार होना शुरू करो, 1 घंटे में रेस जो है शुरू होने वाली है।
हावर्ड पिछले कई दिनों से मिल्खा के हर कॉम्पिटिटर की टेक्निक को बड़े अच्छे से एनालाइज कर रहे थे। वो कहते हैं, हावर्ड समझाते हैं मिल्खा सिंह को कि मिल्खा, हम स्पेंस को 400 मीटर दौड़ते हुए मैंने देखा है। टूटी फूटी हिंदी बोलते थे, उन्होंने कहा 400 मीटर दौड़ते मैंने देखा। वो पहला 300 मीटर स्लो भागता, फिर जो 100 है उसको दौड़ करके पूरा करता है। 440 की रेस है, तुम्हें 350 ही दौड़ना है। जैसे ही स्टार्टर ने कहा ऑन योर मार्क्स, मिल्खा सिंह ने स्टार्टिंग लाइन के पीछे अपना बायां पैर किया, दाहिने घुटने को बाएं पैर के पैरेलल किया, दोनों हाथों से धरती को छुआ और गोली दागते ही मिल्खा इस तरीके से भागे जैसे ततैयों का झुंड उनके पीछे पड़ गया हो। उन्हें हावर्ड साहब ने, जो उनके कोच ने बात बताई थी, वो याद रही। पहले 300 मीटर्स में उन्होंने सब कुछ झोंक दिया, सबसे आगे दौड़ते चले जा रहे थे। और जब स्पेंस ने देखा कि मिल्खा तो इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से दौड़ रहे हैं, तब उसने आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन जो लक था वो मिल्खा सिंह साहब के साथ था। वो कहते हैं कि मैंने उस सफ़ेद टेप को जब देखा, जब दौड़ खत्म होने में 50 यार्ड्स बचे थे, मैंने वहां तक स्पेंस से पहले पहुंचने के लिए सारा दम लगा दिया। और जब मैंने टेप को छुआ तो स्पेंस मुझसे सिर्फ आधा फीट पीछे था। पूरी ताकत से ऑडियंस चिल्ला रही थी, कम ऑन सिंह, कम ऑन सिंह, कमाल करके दिखा दिया। जैसे ही कहते हैं टेप को छुआ, मैं बेहोश हो गया, जमीन पर गिर गया। मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया, ऑक्सीजन दी गई, और जब होश आया तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कितना बड़ा कमाल कर दिया है। तिरंगे को अपने जिस्म पर लपेटा और पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाए। मिल्खा सिंह कहते हैं कि इंग्लैंड की महारानी ने जब मुझे गोल्ड मेडल पहनाया और जब मैंने भारतीय झंडे को ऊपर जाते हुए देखा तो मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो कहते हैं कि तभी एक मैडम मेरे पास आती हैं जिनका परिचय करवाया जाता है। वो ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त थी, हाई कमिश्नर थी, विजय लक्ष्मी पंडित। मुझसे कहती हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक मैसेज दिया है कि इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद आप इनाम में क्या लेना चाहेंगे। मिल्खा सिंह कहते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या मांगू, इस जीत की खुशी में क्या मांगू। तो मैंने कहा, मेरे मुंह से निकला कि इस जीत की खुशी में पूरे भारत में छुट्टी कर दी जाए। मैं जिस दिन इंडिया पहुंचा, पंडित नेहरू ने अपना वादा निभाया और पूरे देश में छुट्टी घोषित करवा दी गई। ये चौथी कहानी जो सिखाती है परफॉर्मेंस ही एकमात्र ऑप्शन है। आपको आपका हक जरूर मिलेगा, आप उस ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। और आखिरी लर्निंग जो कि सीखनी चाहिए मिल्खा सिंह साहब की लाइफ से, वो है काम ऐसा करो कि दुनिया आपको याद रखे। 1960 में मिल्खा सिंह साहब के पास पाकिस्तान से इनविटेशन आता है कि आप इंडिया पाकिस्तान एथलेटिक्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए। टोक्यो एशियन गेम्स में उन्होंने वहां के पाकिस्तान के जो बेस्ट रनर थे अब्दुल खालिक, उनको फोटो फिनिश में 200 मीटर की रेस में हराया था। तो पाकिस्तान वाले चाहते थे कि अब दोनों का मुकाबला पाकिस्तान की ज़मीन पर हो, लेकिन मिल्खा सिंह साहब ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया क्योंकि पार्टीशन के टाइम की बहुत बुरी यादें उनके साथ थी। वो नहीं चाहते थे कि वहाँ जाएं, लेकिन पंडित नेहरू ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपको जाना चाहिए, तो वो गए। कन्विंस किया गया। जब उन्हें लाहौर के स्टेडियम में जैसे ही स्टार्टर ने पिस्टल दागी, मिल्खा साहब ने दौड़ना शुरू किया। लोग नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, अब्दुल खालिक जिंदाबाद। खालिक मिल्खा से आगे थे, लेकिन 100 मीटर पूरा होने से पहले ही मिल्खा साहब ने उन्हें पकड़ लिया और उसके बाद खालिक धीमे पड़ते गए। और जब वो टेप को छूते हैं तो कहते हैं, खालिक से करीब 10 यार्ड आगे था मैं और उनका टाइम था 20.7 सेकेंड्स। वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी उन्होंने की थी। खालिक ज़मीन पर लेट गए, रोने लगे। मिल्खा साहब उनके पास गए और कहा कि हार जीत तो खेल का हिस्सा है, इसे दिल से नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने विक्ट्री लैप पूरा किया और उस वक्त जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे फील्ड मार्शल अयूब खां, उन्होंने कहा कि मिल्खा, आज तुम दौड़े नहीं बल्कि उड़े हो, मैं तुम्हें फ्लाइंग सिख का खिताब देता हूं। और तब से उनका नाम फ्लाइंग सिख हो गया। कमाल कर दिखाया मिल्खा सिंह साहब ने, जिनकी कहानी बताती है कि जीवन में तमाम चैलेंजेस आएंगे, चुनौतियां आएंगी। जीवन आपको एक पल के लिए, क्षण के लिए लग सकता है कि अब तो समाप्त होने की तरफ आया, लेकिन अगर आप उठ खड़े होते हैं, आप खुद से कहते हैं कि मैं कमाल करके दिखाऊंगा, तो वाकई आप कमाल करके दिखा सकते हैं। आप अपना नाम बना सकते हैं, आप वो उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं जो लोग सपने में सोचा करते हैं। देखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई मोटिवेशनल कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।